नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। Forecasting means peeping into the future, as future is unknown and is anybody's guess, but the business leaders in the past have evolved certain systematic and scientific method to know the future by scientific analysis based on fact and possible consequences. पूर्वानुमान का अर्थ है भविष्य में झांकना, भविष्य के बारे में सोचना। जैसा कि भविष्य अज्ञात है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन अतीत में, पुराने टाइम में व्यापार जगत के जो लीडर्स से नेता थे, उन्होंने तथ्य और संभावित परिणामों के बेस पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया और कुछ ऐसे मेथड, ऐसे तरीके ढूंढे जिनसे हम फ्यूचर को एस्टिमेटेड बेसिस पे पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इस प्रकार भविष्य की जांच करने की वैज्ञानिक जो आपकी तरीका है, उसे हम कहते हैं पूर्वानुमान। वाई प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट नीड फोरकास्ट, मतलब हमें फोरकास्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, मतलब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इनको फोरकास्ट की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस गुड्स एज पर सेल्स प्रोग्राम गिवन बाय सेल डिपार्टमेंट, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेल डिपार्टमेंट है, वो हमें बताता है कि कैसे कैसे सेल आपको करनी है, कितनी क्वांटिटी किस समय बिकेगी, आपको वो हमें बताते हैं। तो उसी के हिसाब से हम गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बट फॉर दिस इट हैज टू प्रिपेयर फोरकास्ट रिगार्डिंग मशीन कैपेसिटी रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो जब सेल डिपार्टमेंट हमें बताता है कि किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी बेचनी है, तो उसके लिए फिर हमें क्वांटिटी प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। तो सेल के लिए प्रोडक्शन जरूरी है, प्रोडक्शन के लिए कितनी मशीन चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, कितने आवर्स वर्कर को काम करना पड़ेगा, मशीन कितने घंटे चलेगी, मटेरियल कौन कौन से तरीके के चाहिए, किस जगह से मटेरियल सस्ता मिलेगा, वो आपको सप्लायर क्या करने होंगे, ढूंढने पड़ेंगे। मतलब उनका अनुमान आपको लगाना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन टाइम रेंज, मतलब फोरकास्टिंग को हमने तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग, थोड़े समय के लिए, दूसरा आपके पास है मीडियम, और तीसरा आपके पास है लॉन्ग रेंज। तो शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग का जो पीरियड होता है वो नॉर्मली होता है 1 हफ्ते से लेके 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो शॉर्ट रेंज जो फोरकास्टिंग होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट द इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स, जब मटेरियल आपका फैक्ट्री के अंदर भेजा जाएगा और वहां पे फिनिश गुड बन के तैयार होगा, तो फिनिश गुड बनने के बाद में उस फिनिश गुड्स को फैक्ट्री से कहाँ पे भेजना होगा, वेयर हाउस में। तो उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कैसे जाएगा वो सामान एक जगह से दूसरी जगह। टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मैन एंड मशीन, किस वर्कर पे कितना लोड डालना है, किस मशीन पे कितना लोड डालना है, कौन सी मशीन से क्या काम करवाना है, किस वर्कर से क्या काम करवाना है, उसका आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा। टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल नीडेड, कितना पैसा बिजनेस को चलाने के लिए डेली बेसिस पे चाहिए आपको। टू सेटअप और प्रोडक्शन रन फॉर द प्रोडक्ट। टू फाइंड द रिक्वायर्ड ओवर टाइम टू मीट द डिलीवरी प्रोमिसेस, यदि आपने कोई प्रॉमिस कर रखा है, कौन सा प्रॉमिस, कि हम आपको इतनी क्वांटिटी बना कर दे देंगे, तो उस क्वांटिटी को समय पे पूरा करने के लिए हो सकता है कि वर्कर आपके पास उतने अवेलेबल ना हो जितना चाहिए। मान लीजिए 10,000 यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने में 1 घंटे का वक्त लगता है, तो 10,000 घंटे लेबर के चाहिए, बट आपकी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 8,000 घंटे दे पाएंगे नॉर्मल टाइम में। तो हमें पता है कि 10,000 घंटे का काम पूरा करने के लिए 10,000 घंटे चाहिए, जबकि टाइम आपके पास कितना है, 8,000 घंटे। तो 2,000 घंटे वर्कर से क्या करवाना होगा, ओवर टाइम करवाना होगा। कौन से वर्कर से करवाना होगा, ये भी आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो फोरकास्ट के बिना हम कोई काम ही नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। टू फिक्स सेल्स कोटा, कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हमें करनी पड़ेगी, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ये सारे के सारे कौन से पीरियड के लिए, छोटे समय के लिए, मतलब कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के लिए। सेकंड आपके पास है मीडियम रेंज फोरकास्ट, जिसका जो पीरियड है वो 3 मंथ से कितना हो गया, 6 मंथ के आसपास हो गया। यहाँ पे जो फोरकास्टिंग की जाती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यदि हम 3 मंथ से 6 मंथ के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्या क्या चीजें चलेंगी वो ध्यान रखनी है। टू डिटरमाइन बजटरी कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, किस खर्चे को कितना करना है उसका अनुमान लगाइए। फैक्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट को मार्केटिंग पे एडवर्टीजमेंट का कितना खर्चा करना है, उनका एस्टिमेशन करना है। किस एरिया में
वो कितना प्रमोशन पे एडवर्टीजमेंट करना है, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज़ों का आपको एस्टिमेशन करना होगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन डिविडेंड पॉलिसी, आप जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे उसकी क्या पॉलिसी होगी, ज़्यादा डिविडेंड देंगे, 20% देंगे, 40% देंगे, 50% देंगे, वो सोचना होगा। टू फाइंड एंड कंट्रोल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या जो मशीन को चलाने के मेंटेन एक्सपेंसेस हैं उनको पता लगाना पड़ेगा कि कितना खर्चा आएगा और उनको कैसे बढ़ने से रोका जाए, वो फोरकास्ट करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन, जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है उसका शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, किस काम को तीसरे नंबर पे करना है, किस काम को चौथे नंबर पे करना है, कौन सा वर्कर पहले काम के लिए सुटेबल है, कौन सा दूसरे के लिए, कौन सा तीसरे के लिए, कौन सा चौथे के लिए, ये सब चीज़ों को आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। तो प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट, यदि मान लीजिए किसी मशीन की कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की, लेकिन उस पर वर्कलोड मान लीजिए 6,000 यूनिट का है, तो 4,000 यूनिट बनाने की उसकी क्षमता खाली है, और दूसरी मशीन जिससे 10,000 यूनिट बनानी है लेकिन उस पर लोड कितना है 14,000 यूनिट का, तो कहीं ना कहीं 10,000 यूनिट बनाने के लिए मशीन की 10,000 कैपेसिटी होनी चाहिए, लेकिन उस पर लोड कितना है 14,000, तो जो 4,000 का लोड एक्स्ट्रा है उस पर, उस मशीन से वो लोड दूसरी मशीन जो खाली पड़ी है उस पर डाल दो। तो ये सारी चीजें आपको फोरकास्ट करनी पड़ेगी, किस मशीन पे कितना लोड डालना है, किस मशीन से किसका लोड दूसरी मशीन पे शिफ्ट करना है, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, जिसका पीरियड जो होता है वो 1 साल से लेके 2 साल, 4 साल, 5 साल तक भी हो सकता है। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के जो पर्पज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और टू एक्वायर न्यू फैसिलिटी। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आप सबको पता है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदनी पड़ेगी। तो किस समय किस जगह कौन सी फिक्स्ड एसेट आपको खरीदनी है, उसकी क्या क्षमता होगी, इसका आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। टू डिटरमाइन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, आपको पता लगाना पड़ेगा कि जो गुड्स आप कस्टमर को बेच रहे हैं उससे आपको लगभग कितना पैसा आपको मिलेगा। टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर के अंदर आपको कितने वर्कर की और रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, एक नई ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने अभी दिल्ली में आपका हेड ऑफिस है, आप चाहते हैं कि आपका जयपुर के अंदर ब्रांच खोले या लखनऊ में खोले या यूपी में किसी पर्टिकुलर एरिया में गाजियाबाद में खोलना चाहते हैं, या मान लीजिए गुड़गांव में खोलना चाहते हैं अपनी एक ब्रांच और, तो वहां के लिए आपको कितने और मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा। टू प्लान फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट, जब बिजनेस का एक्सपेंशन करोगे तो ऑब्वियस है कि आपकी मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो क्या वो मटेरियल आपको दिल्ली से, मान लीजिए आप कलकत्ता में ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, आप एक और ब्रांच खोल रहे हैं कलकत्ता, तो क्या दिल्ली से मटेरियल आपको कोलकाता भेजना चाहिए? नहीं, कलकत्ता के पास जो भी सप्लायर हैं उनसे बातचीत करो ताकि आपको समय पे मटेरियल मिल सके और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो सके। तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो मटेरियल की आपकी रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी, वो कैसे पूरी होगी, कौन से सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई कर पाएंगे ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो सके। टू प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हियर मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू लॉन्ग रेंज ग्रोथ फैक्टर, मतलब यदि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, उसकी प्लानिंग करनी है, तो हमारा ज़्यादा ध्यान किस पे होगा? लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पे होगा। तो फोरकास्टिंग हमारी 3 तरीके की हो गई, शॉर्ट टर्म, आपका मीडियम, और तीसरा आपके पास आ गया लॉन्ग रेंज। वाई सेल्स फोरकास्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द बिजनेस, यदि आपसे कोई पूछे कि बिजनेस के अंदर हमारा सेल फोरकास्टिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट काम है, तो पहला पॉइंट है ऑल बिजनेस एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द सेल। आप सब लोग जानते हैं कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ इर्द गिर्द घूम रही हैं, आसपास घूम रही हैं, किसके? सेल के। टू नो द बिजनेस व्हाट अ बिजनेस विल डू, मतलब बिजनेस क्या करेगा, विल मस्ट नो द फ्यूचर सेल ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑल अदर एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द सेल। सभी व्यवसायिक गतिविधियां बिक्री के आसपास घूमती हैं, यह जानने के लिए कि कोई व्यवसाय क्या करेगा फ्यूचर में, हमें उस व्यवसाय की भविष्य में कितनी सेल्स होगी वो जानना जरूरी है, क्योंकि बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो बिजनेस की सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन किस पर डिपेंड करती है? कितनी क्वांटिटी बेचेंगे। यदि 10,000 यूनिट बेचेंगे तो प्रोडक्शन भी आपको 10,000 या 10,000 से ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके रखते हैं ताकि अचानक यदि मार्केट में डिमांड बढ़ जाए तो आपको बेचने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसका मतलब मैन पावर हो गई, मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो गई, नंबर ऑफ मशीन्स हो गई, प्लेस हो गया, ये सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है। और क्वांटिटी बनाने का जिम्मा किसके ऊपर है, किस पे बेस्ड है?
क्वांटिटी कितनी बनेगी ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे अनुमान लगाएगा, फोरकास्ट कैसे करेगा कितनी क्वांटिटी बनानी है, तो वो संपर्क करेगा किससे, सेल डिपार्टमेंट से। और सेल डिपार्टमेंट में जो पर्सन होगा वो आपको क्या बताएगा, फोरकास्ट करके बताएगा किस महीने कितनी क्वांटिटी हमें कस्टमर को सेल करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने आप से कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि सेल डिपार्टमेंट उनको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे। इसलिए हर बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी के सारे इधर उधर घूम रही हैं किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। सेल्स फोरकास्टिंग इज अ गाइडिंग फैक्टर फॉर अ फर्म because it enables the firm to produce required quantities at right time with reasonable price and right quality। बिक्री पूर्वानुमान एक फर्म के लिए मार्गदर्शक कारक है क्योंकि ये फर्म को उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता क्वालिटी, साथ में कितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, मतलब ये समझाना क्या चाहते हैं कि जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्राइस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो क्योंकि एक फर्म को उचित मूल्य और सही गुणवत्ता के साथ सही समय पर आवश्यक मात्रा में उत्पादन करने की क्षमता आपको प्रदान करता है कौन, सेल फोरकास्टिंग। सेल्स फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग द वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्राइस पॉलिसी, प्रोग्राम पॉलिसी, स्ट्रेटेजीज, पर्सनल पॉलिसीज एज टू रिक्रूट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, वेजेस एक्सेट्रा। मतलब यदि मैं सेल्स का फोरकास्ट करता हूं तो ये बहुत सारी अदर एक्टिविटीज का बेस है, जैसे लिखा भी है यहाँ पे, बिक्री पूर्वानुमान विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने का आधार है। मतलब कि यदि मुझे प्रोडक्शन एक्टिविटीज का कोई काम करना है या प्राइस पॉलिसी पे डिसीजन लेना है या कोई प्रोग्राम करना है या कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी है या वर्कर का रिक्रूटमेंट करना है या कोई प्रोडक्ट हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, किसी वर्कर का प्रमोशन करना है, किसको ट्रेनिंग देनी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है किस पे, सेल फोरकास्टिंग पे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस फोरकास्टिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस, दूसरा चेंजेस इन द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, तीसरा नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स एंड चौथा डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कस्टमर। यदि एनवायरमेंटल आपके फेवर में होगा, मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा एनवायरमेंट है, तो आपको कम एफर्ट्स लगा के, कम कॉस्ट लगा के सेल क्या कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो। लेकिन यदि एनवायरमेंटल आपके अगेंस्ट है, विरुद्ध है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए सपोज करते हैं कोई गुड्स मुझे प्रोड्यूस करना और उसके लिए मुझे समर चाहिए, गर्मी चाहिए, और मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होता है वहाँ पे गर्मी कम है, ठंड ज़्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो उतनी इंप्रूव अच्छी नहीं बन पाएगी जो होनी चाहिए। एनवायरमेंटल चेंजेस में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि बार बार आपका मौसम चेंज होता रहेगा, एनवायरमेंटल चेंज होता रहेगा, तो कोई बार वो हमारे फेवर में होता है, कई बार वो हमारे अगेंस्ट में होता है। चेंजेस इन द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, यूजर हो सकता है आज किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा हो, दूसरा कस्टमर भी उसी की डिमांड कर रहा है, तीसरा भी उसी की कर रहा है, चौथा भी उसी की कर रहा है। जैसे आपने देखा था कोविड के टाइम पे हर बंदे को क्या चाहिए था, मास्क की रिक्वायरमेंट थी, सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट थी, तो उस समय जितने भी लोग थे, जितने भी मेडिकल शॉप थे या जो कंपनी थी मेडिकल मेडिसिन बनाने वाली थी, वो बाकी सारे काम छोड़ के बाकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बनाना उन्होंने कम कर दिया और सारे के सारे मास्क बनाने पे लग गए और सैनिटाइजर बनाने में लग गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई। आज कोविड यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली की बात करें या इंडिया की बात करें, तो इस समय जो सीजन चल रहा है उसमें कोविड का कोई काम ही नहीं है। सरकार ने क्या कह दिया कि अब आप मास्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इस पर कोई पेनल्टी नहीं है। इसका मतलब उनको क्या लगता है कि अब आप सेफ हैं, आपकी कोई टेंशन नहीं है, कोविड के केसेस ना के बराबर हो गए हैं इंडिया के अंदर। तो अब आप किसी दुकान पे जाते हैं केमिस्ट की, तो मास्क खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, ना वो बेचने में इंटरेस्टेड है, ना वो सैनिटाइजर बेचने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट ना के बराबर हो गई। उनको लगता है कि अब यदि हमने सैनिटाइजर खरीदा या हमने मास्क खरीदे तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, अब मार्केट में जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो सकता है बहुत और सारे सप्लायर्स हो जो वैसे ही प्रोडक्ट बनाने को तैयार हैं और बना भी रहे हैं और सस्ते दाम पे बना रहे हैं और क्वालिटी भी क्या दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं। आपने देखा मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर रेडमी, ठीक है जी, वो कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी का मुकाबले में आपको सस्ते दाम पर सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी का यदि मोबाइल मान लीजिए 40,000 में मिल रहा है, जो फीचर मान लीजिए उसमें 10 फीचर मिल रहे हैं, वही फीचर आपको यदि 25,000 रुपए के मोबाइल में मिल रहा है, तो क्यों आप 40,000 रुपए फूकोगे, खराब करोगे, आप 25,000 रुपए का ले लोगे। पहले होता था कि यार मैंने इस कंपनी का मोबाइल ले लिया,
लेकिन आज की डेट में चाहे बड़ा बंदा है चाहे छोटा बंदा, वो कहता है फीचर्स मेरे को चाहिए, फोन से मेरे को इतना कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी लगभग क्वालिटी क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि यदि क्वालिटी हमारी खराब हो गई तो हमारा सफाया हो जाएगा जल्दी से। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कस्टमर, ये बड़ा डिपेंड करता है। यदि किसी की इनकम, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि जो अर्निंग आप कर रहे हो, सैलरी कमा रहे हो या जो भी इनकम कमाते हो, उसमें से टैक्स देने के बाद अब खर्चा करने के लिए कितना पैसा बचा। तो डिस्पोजल इनकम का मतलब है वो इनकम जो किसी पर्सन के पास बची हुई है टैक्स देने के बाद खर्चा करने के लिए, जैसे उसको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है, घर का लाइट का बिल पे करना है, फूड एक्सपेंसेस पे करने हैं, इंश्योरेंस पे करनी है, मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने हैं, उस इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम जो आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए काम आता है, वो पैसा जिससे आप अपने खर्चे पूरे करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो यदि वो इनकम आपकी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, आप ज्यादा चीजों को खरीदने में विश्वास करेंगे। आपके पास में यदि मान लीजिए इनकम कम होगी तो आप चीजें भी क्या करोगे, कम खरीदोगे। तो इससे फोरकास्ट पे बड़ा फर्क पड़ता है। यदि सभी लोगों की इनकम बढ़ने लग जाए तो सभी लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। किस चीज की रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ेगी, आज मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, यदि मेरी इनकम 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए महीना होने लग जाए तो मेरे को क्या लगेगा, यार अब मेरी परमानेंट इनकम 1 लाख से 2 लाख हो गई, क्यों ना मैं छोटे घर से बड़े घर पे चलूं। जैसे ही मैं छोटे घर से बड़े घर पे जाऊंगा, छोटा घर का मतलब है 1 रूम सेट, बड़े घर का मतलब है 2 रूम सेट। जैसे मैं 1 रूम सेट से 2 रूम सेट पे जाएगा, 1 रूम मेरा बढ़ेगा। जैसे 1 रूम बढ़ेगा तो रूम खाली तो रखूंगा नहीं, उस रूम में कोई ना कोई सोफा लगाऊंगा या कोई मान लीजिए बेड लगाऊंगा या कोई अलमीरा लगाऊंगा। कहीं ना कहीं मेरी डिमांड क्या होगी, अलमीरा की या सोफा सेट की, फर्नीचर इंडस्ट्री का काम क्या होगा, बढ़ेगा। यह हो सकता है मैं टीवी लगाना चाहता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ेगी, एलईडी लगाना चाहता हूं या लाइटिंग लगाना चाहता हूं घर के अंदर, पीओपी करवाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं यदि मैं 1 रूम एक्स्ट्रा लूंगा तो उस 1 रूम में जितनी भी चीजें लगेंगी वो सारी की सारी मुझे खरीदनी पड़ेगी। खरीदने का मतलब क्या हुआ, जिससे भी मैं परचेज करूंगा वो बेचेगा तो उसकी सेल भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो लोगों की इनकम बड़ी मैटर करती है कि इंडस्ट्री की सेल बढ़ेगी या घटेगी। कोविड के टाइम पे आपने क्या देखा, बहुत लोगों का काम हाथ से चला गया, लोगों की सेल क्या हो गई, कम हो गई, लोगों का दुकानें बंद हो गई, तो लोगों ने अपने खर्चे क्या कर दिए, कम कर दिया। वो कहते नहीं यार ये सामान आज नहीं लेंगे, कल ले लेंगे, 1 महीने बाद ले लेंगे, कोविड खत्म होगा तब ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोविड खत्म हुआ, नॉर्मल सिचुएशन आ गई 2 साल के बाद में, अब लोगों ने क्या देखा, यार अब मेरी इनकम स्टेबल हो गई, वापस मुझे काम पे बुला लिया गया, मेरी वाली सैलरी भी बढ़ गई। आप यदि जाके देखें कंप्यूटर इंडस्ट्री में तो वहां पे लोगों की 50, 60, 100% तक क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं। तो लोगों की बहुत इनकम बढ़ी है। तो अब क्या हुआ, जब इनकम बढ़ गई तो उनके एक्सपेंडिचर भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सेल डिपार्टमेंट को फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अब यदि मार्केट में सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, 2 साल से जो लोगों ने सामान नहीं खरीदा वो कब तक पेशेंस रखेंगे, अब ना खरीदूं अब ना खरीदूं, तो कभी ना कभी खरीदेंगे। जब सारे लोग अब नॉर्मल सिचुएशन में आ चुके हैं तो अब आपकी सेल क्या होगी, बढ़ेगी। फोरकास्टिंग मेथड, बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम फोरकास्टिंग का काम कर सकते हैं। ये सारे मेथड्स हैं, आपसे एग्जाम में थ्योरी में पूछ सकते हैं फोरकास्टिंग के कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट है सर्वे ऑफ बायर्स एक्सपेक्टेशन मेथड, सेकंड है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट टेस्ट मेथड, मूविंग एवरेज मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। ये सारे मेथड है जिनका यूज करके हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर में किस समय कितनी सेल होगी। आज आपका जो ईयर चल रहा है वो है 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 में हम किस साल में कितनी सेल करेंगे उसका हमें प्रोजेक्शन करना है, उसका अंदाजा लगाना है, फोरकास्टिंग करना है। उसके लिए सारे मेथड्स हैं, जिसमें एग्जाम के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है वो है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होगी। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड फोरकास्टिंग मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। जब आप फोरकास्टिंग मेथड का सिलेक्शन करते हैं तो आपको एक ऐसे मेथड का सिलेक्शन करना है जहां पे आपको मोर एक्यूरेसी मिले, मतलब जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी वो मेथड उतना बढ़िया है, क्योंकि आपकी गलतियां क्या होंगी, उतनी कम होगी, मिस्टेक्स कम होगी। जैसे मीन मॉड मीडियन होता है, तो सबको पता है जो मीडियन होता है वो बहुत एक्यूरेट आंसर देता है एज कंपेयर टू मीन एंड मोड। तो यदि किसी को सिलेक्शन करना है तो कौन सा मेथड यूज करता है, मीडियन यूज करता है। यदि एक्यूरेसी चाहिए, काम जल्दी हो जाए, कम एक्यूरेसी भी हो, तो लोग मीन यूज कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। सिंप्लिसिटी, मेथड ऐसा भी होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, फोरकास्टिंग करते टाइम
सिंपल हो, ये ना हो कि कैलकुलेशन ही आपसे नहीं हो पा रही, आप अटक गए बीच में। इकोनॉमी का मतलब है मेथड ऐसा हो जो आप अडॉप्ट भी कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली भी ना हो। पता चला बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है उस मेथड को अडॉप्ट करने में, तो कोई फायदा ही नहीं है आपके लिए। अवेलेबिलिटी, मेथड ऐसा होना चाहिए, द मेथड शुड बी सच फॉर विच द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में बी अवेलेबल। इस तरीके से मेथड यूज कीजिए कि वहां पे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। ऐसा ना हो कि मेथड तो आप यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई काम की बात आपको समझ में नहीं आ रही। स्टेबिलिटी, द डाटा ऑफ फोरकास्टिंग शुड बी सच wherein the future changes are expected to be minimum and reliable for future planning for some time। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं उससे जो फ्यूचर की सेल्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप फ्यूचर में जाएं तो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन हो, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा चेंज। आज 2022 चल रहा है, मैं 2023 की सेल का अनुमान लगा रहा हूँ एक कंपनी का, और वो कंपनी की सेल मुझे लगती है 50 लाख की होगी 2023 में। जब 2023 आया तो पता चला सेल ही से 12 लाख रुपए की हुई, 15 लाख की हुई, 20 लाख की हुई। ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया ना। एस्टिमेशन 50 लाख का है, एस्टिमेशन है 20 लाख, एक्चुअल है 20 लाख का। एस्टिमेशन 50 लाख का है, एक्चुअल में 20 लाख की सेल हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2022 में जो मेथड हमने यूज किया था 2023 की सेल को फोरकास्ट करने के लिए, वो मेथड सही नहीं था, स्टेबल नहीं है, खराब है। यूटिलिटी, द फोरकास्टिंग टेक्निक मस्ट बी इजिली अंडरस्टैंडेबल। मेथड ऐसा होना चाहिए जो आपको भी समझ में आए और दूसरों को भी हम समझा सकें। यदि दूसरे को भी नहीं समझ में आया तो कोई फायदा नहीं उस मेथड का। दूसरे का मतलब जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है या सीनियर मैनेजमेंट है, उनको मेथड समझाने की कोशिश करें, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उनके दिमाग में नहीं जा रहा यार ये मेथड है क्या चीज, तो फिर कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही आपको मेरी? देखिए हमारे सिलेबस में जो मेथड यूज होता है पेपर में वो है रिग्रेशन मेथड, जहां पर हम एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे हमारी जो सेल है वो आज 10 लाख रुपए, अगले साल 11 लाख होती है, उससे अगले साल 11.5 लाख होती है, उसके बाद 12 लाख होती है या 15 लाख होती है। मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में ग्रोथ दिखाई दे रही है, बढ़ रही है कोई ना कोई चीज। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसका वेट कम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका वजन भी क्या होता है, बढ़ता है। आप अपना वजन देख लो, जब आप पैदा हुए थे तो क्या 50 किलो के थे? पैदा होते ही 50 किलो के हो गए, 2 महीने बाद 50 किलो के हो गए थे क्या? नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपका साइज बढ़ा, हाइट बढ़ी, वेट आपका प्रोपोर्शनेटली क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उम्र बढ़ी 4 साल, वजन आपका बढ़ गया 15 किलो, उम्र अगले फिर 4 साल 5 साल बढ़ी लेकिन 15 किलो वजन नहीं बढ़ा। तो कभी वजन ज्यादा बढ़ता है, कभी वजन कम बढ़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप कि जो खाने की हैबिट है, फूड हैबिट है, वो कैसी है। आप एक्सरसाइज करते नहीं करते, हो सकता है कि बचपन में खाना भी खूब खाते हो लेकिन एक्सरसाइज भी खूब करते हो तो वेट आपका कम बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, 30 साल के पास जब आप आ जाते हैं, 25-30 साल के बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, क्योंकि आपको जॉब ज्वाइन करनी होती है या बिजनेस ज्वाइन करना होता है जहां पर आपको बैठने का काम ज्यादा करना पड़ता है। बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ कर नहीं रहे। उसका नतीजा क्या होगा कि उम्र के साथ साथ, उम्र तो बढ़ी रही है, वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। पहले भी वेट बढ़ रहा था, उम्र भी बढ़ रही थी, बट पहले वेट कम बढ़ रहा था, आज उम्र तो बढ़ेगी लेकिन वेट उससे ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो जहां पर हम ट्रेंड प्रोजेक्शन यूज करते हैं, ट्रेंड मेथड यूज करते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसका नाम होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन डिपेंडेंस एंड इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। मतलब हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन है इंडिपेंडेंट और दूसरी कौन सी है, डिपेंडेंट। जैसे सपोज करते हैं 2022 चल रहे और इस साल हमारी सेल 15 लाख रुपए की है। 2023 में एक साल बाद हमारी सेल कितनी होगी, 2024 में हमारी सेल कितनी होगी, 2025 में हमारी सेल कितनी होगी, 2026 में हमारी सेल कितनी होगी। मतलब ईयर तो हमें पता है, ईयर तो हमें पता है कि 22 से 23 पे जाएंगे एक साल बढ़ेगा, 23 से 24 पे जाएंगे फिर एक साल बढ़ेगा, 24 से 25 पे जाएंगे फिर एक साल बढ़ेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं हर साल हमारा ईयर एक साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारी सेल कितनी बढ़ेगी, क्या हर साल हमारी सेल 5-5 लाख बढ़ेगी, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35? क्या ऐसा होगा? नहीं। इसका मतलब क्या है, इस समय जिसकी जानकारी हमारे को पता है वो हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस पर हमारी फ्यूचर में सेल कितनी होगी वो हमें नहीं पता, तो वो डिपेंडेबल है फ्यूचर के हिसाब से। तो इन सिंपल रिग्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, पहले ये सारी चीजें हम समझते हैं कि दो तरीके के हमारे वेरिएबल्स होंगे, एक है डिपेंडेबल और दूसरा हमारे पास कौन सा है, इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है वो x वेरिएबल है
जो किसी चीज से बदलता नहीं है, जैसे समय है वो बढ़ता ही रहेगा, आप उसे ना तो कम कर सकते हैं ना आप उसे ज्यादा कर सकते हैं। ये साल 2022 है तो अगले साल 2023 आएगा, आप 2023 को कैलेंडर से डिलीट करके 2024 नहीं कर सकते या 25 नहीं कर सकते, 22 के बाद तो 23 आएगा ही आएगा, मतलब समय तो बढ़ता ही रहेगा, आप समय को पीछे नहीं कर सकते, दैट इज इंडिपेंडेंट। लेकिन समय के हिसाब से परिस्थितियां चेंज होती हैं, कभी परिस्थितियां फेवर में होती है, कभी अगेंस्ट में होती है। यदि 2023 में कोई ऐसा वायरस नहीं आता जिससे मार्केट को बंद करना पड़े तो हो सकता है 2023 में 22 से भी ज्यादा सेल हो। लेकिन यदि मार्केट में वायरस आ गया और घातक वायरस आ गया जिसकी वजह से पता लगा 6 महीने मार्केट को बंद करना पड़ा, तो आपकी जो सेल 2022 में हो रही थी 2023 में क्या होगी, कम होगी। तो ये सेल बढ़ भी सकती है, सेल घट भी सकती है, लेकिन जो समय है वो तो डेफिनेटली हमें पता है 22 के बाद 23 आना ही आना है, एक एक साल हमारे ईयर बदलते रहेंगे। तो ये सारी चीजें मैं भी आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखिए एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं आपके सामने। इस एग्जांपल में हमारे पास में दो चीजें हैं, एक एज और दूसरा आपके पास है वेट। एक बच्चा जब 5 साल का था उसका वेट उस समय था 16 किलोग्राम का, जब वो 10 साल का हुआ उसका वेट हो गया 35 किलोग्राम, जब वो 15 साल का हुआ उसका वेट हो गया 30 किलोग्राम, जब वो 20 साल का था उसका वेट 34 किलोग्राम हो गया, 25 साल की उम्र में उसका वेट था 40 किलोग्राम, 30 साल की उम्र में उसका वेट कितना है 55, 35 में 65 हो गया, 40 एज पे उसका कितना है 72 और 45 की एज पे कितना है 78 है। ठीक है, इतना हम जानना चाहते हैं कि जब वो 50 साल का होगा उसका वेट कितना होगा, या जब वो 55 साल का होगा उसका वेट कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो अभी जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यदि मैं उसे डायग्राम में प्रेजेंट करूं तो कैसे दिखाई देगा। तो जब बच्चा 5 साल का था उसका वेट है 16 किलोग्राम, जब बच्चा 10 साल का है तो उसका वेट कितना है 35 किलोग्राम, जब बच्चा 15 साल का है उसका वेट कितना है 30 किलोग्राम, जब 20 साल का बच्चा है उसका वेट है 34 किलोग्राम, 25 साल की उम्र में उसका वेट कितना हो गया 40 किलोग्राम, यानी 30 साल की उम्र में उसका वेट कितना है 55 किलोग्राम, 35 साल की उम्र में उसका वेट कितना है 65 किलोग्राम, 40 साल की उम्र में उसका वेट कितना है 72 किलोग्राम है, 72 है, और 45 की एज में उसका जो वेट है वो कितना है 78 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 45 की एज में उसका वेट कितना है 78 है। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि जब बच्चे की उम्र 50 साल की हो जाएगी या 55 साल हो जाएगा या बच्चा 60 साल का होगा तो उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, उसका वेट कितना होगा। वो 78 से ऊपर भी जा सकता है, 78 से नीचे भी जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिग्रेशन मेथड यूज करते हैं। रिग्रेशन मेथड के अंदर हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a हमें बताता है कि यदि x 0 है, x 0 है, x की वैल्यू यदि 0 भी हो जाती है तो भी y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी, a के बराबर होगी यदि x की वैल्यू 0 है। तो यदि मैं b को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b इंटू 0 0, तो a प्लस 0 क्या होगा a, तो y क्या होगा a के बराबर होगा। अब ये a क्या होता है, a का मतलब है जो हमारा स्लोप है। ये आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है और ये इक्वेशन का कोई ना कोई एंगल होगा, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, स्लोप, स्लोप कहते हैं। तो b क्या चीज है, स्लोप है। b को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे शो करते हैं, स्लोप से। स्लोप आपको बताता है कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जो हमारा वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो किस ग्राफ के थ्रू हो रही है, किस एंगल के थ्रू, किस रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, वो सारी चीजें। तो आपने क्या देखा, कुछ चीजें इस लाइन से बिलो हैं, कुछ चीजें लाइन से क्या है, अबव है। हम ये जो डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं। ये जो डिफरेंसेस आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं ये नेगेटिव है,
भाई लाइन का मतलब क्या, इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू से कुछ वैल्यू ऊपर भी है, कुछ वैल्यू क्या नीचे भी है, तो यहां पर हम एवरेज वैल्यू को निकालना चाहते हैं क्योंकि हमारा ट्रेंड है। और इस ट्रेंड को पता लगाने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन क्या चीज होती है, वो सारी चीजें मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूं। हाँ जी, 0 से 20 जो मेरे को वैल्यू दिखाई दे रही है वो वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए है जब x की वैल्यू 0 है। और a का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। ये सारी चीजें मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूं। रिग्रेशन मीन्स डिपेंडेंस and involves estimating the value of dependent variable y from an independent variable x। मतलब x जो मेरा independent variable है, x independent variable है, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है, एज। और y एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वेट है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है कहीं ना कहीं आपका वेट भी बढ़ता है। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, उम्र तो नेचुरल है, बढ़ेगी बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वेट डिपेंडेंट है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है उसका साइज बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वेट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हाइट के मतलब वेट के बढ़ने से हम ये नहीं कह सकते एज बढ़ रही है, बट ये कह सकते हैं एज के बढ़ने से कहीं ना कहीं वेट पे फर्क बढ़ रहा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है किसी बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो उसकी एज भी हमेशा बढ़े। हो सकता है आज वो बच्चा कुछ ज्यादा खा ले, उसका वेट बढ़ जाए, तो उम्र थोड़ी उसकी बढ़ जाएगी। सपोज करता है उसने 10 रोटी एक साथ खा ली, उसका वेट बढ़ेगा 1 किलोग्राम। आपने सुबह एकदम उठे 5 गिलास पानी पी लिया, थोड़ी देर में 4-5 रोटी खा ली, उसका 3-4 बर्गर खा लिए, शाम तक आपने क्या देखा कि आपका जो वेट है 3-4 किलो बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेट 3 किलो बढ़ा है तो आपकी उम्र भी 3 साल बढ़ गई। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, कहीं ना कहीं नेचुरल है कि आपका वेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेट है वो डिपेंडेंट है किस पे, एज के ऊपर। तो एज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेट आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में जब बच्चा 50 साल का होगा, बच्चे नहीं कहेंगे, अब इंसान 50 साल का होगा या 55 का होगा या 60 का होगा, उस समय उसकी एज क्या होगी। तो हम यहाँ पे फोरकास्टिंग कर रहे हैं पास्ट डाटा के बेस पे। तो 5 ईयर से लेके 45 ईयर्स की एज तक जो हमारे को डाटा क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा हो गया पास्ट डाटा। और इस पास्ट डाटा के बेस पे हमें फ्यूचर का फोरकास्ट करना है कि जो बच्चा आज 5 साल का है, जिसका वेट 16 किलोग्राम का है, जब वो 50 साल का या 55 साल का या 60 साल का होगा तब उसका वेट कितना होगा, हमें उसकी फोरकास्टिंग करनी है। और यहाँ पे फोरकास्टिंग करते टाइम हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड बन रहा है। मतलब ट्रेंड कौन सा है कि बच्चे का जो वेट है वो शुरू में कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ट्रेंड क्या दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो उस ट्रेंड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन मेथड। तो रिग्रेशन मेथड क्या चीज है उसको समझ लेते हैं। रिग्रेशन मेथड डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, जो बताता है कि ये एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट है, दूसरा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है। इन सिंपल रिग्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पता लगाना है क्या है, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करते हैं y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें a का मतलब है इंटरसेप्ट। a का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ क्लियरली, इट इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस थ्रू विच द स्लोप ऑफ द लाइन पासेस। मतलब क्या हुआ, ये हमारा स्लोप है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है जी, ये हमारा स्लोप है। स्लोप जब y एक्सिस को पास करता है, इंटरसेक्ट करता है, काटता है, तो वहां से लेके वहां, मतलब 0 से लेके यहां तक जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन, मतलब y इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या चीज है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जब y एक्सिस को मीट करता है, कट करता है, काटता है, तो 0 से लेके जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है y को, उस लेंथ को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं।
और उस वैल्यू को हमने डिनोट कर रखा है किससे, ए से डिनोट कर रखा है। तो हम कहते हैं यदि एक्स की वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यदि 0 है तो भी कोई ना कोई वैल्यू किसकी होगी, वाई की जरूर होगी। तो वाई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है जो किसके इक्वल होती है, मिनिमम ए के इक्वल होती है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई किसके इक्वल होती है, तो आपका आंसर होगा ए के इक्वल होती है, दैट इज इंटरसेप्ट के इक्वल होती है। बी क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आप बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्या, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, एक सीधी रेखा। अब सीधी रेखा क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो अपवर्ड स्लोप है, ऊपर की तरफ इसका स्लोप जा रहा है। अब जब भी कोई स्लोप होता है तो कोई ना कोई एंगल बनता है, वो एंगल 30 डिग्री का भी हो सकता है, 40 डिग्री का भी हो सकता है, 25 डिग्री का भी हो सकता है, कोई ना कोई एंगल होता है। उस स्लोप को, जिस स्लोप के अकॉर्डिंग वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, उस स्लोप को हमने किससे डिनोट कर दिया, बी से डिनोट कर दिया। ठीक है जी। अब वो स्लोप कैसे निकालते हैं वो हमें क्वेश्चन में समझना है। तो इन सिंपल रिग्रेशन, रिग्रेशन का भी यूज होता है। पहला पॉइंट तो यह है कि जब आपके पास में दो तरीके के वेरिएबल हो, पहला वेरिएबल कौन सा हो, इंडिपेंडेंट, और दूसरा वेरिएबल कौन सा हो, डिपेंडेंट। साथ में आपको कोई ट्रेंड दिखाई दे, हाँ जी, वेरिएबल कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, पहला पॉइंट। दूसरा कोई ना कोई आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो, तो यहां पे कौन सा है, अपवर्ड ट्रेंड है। ऐसे केस में हमें यदि फ्यूचर का फोरकास्ट करना है, फोरकास्टिंग करना है, तो उसके लिए हम रिग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। जिसके अंदर हम एक स्ट्रेट लाइन तैयार करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब a और b की वैल्यू को निकालने के लिए, ये वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, ये तो मिसिंग है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, x दे रखा होगा, y फाइंड करने, x क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैंने कहा, जब किसी पर्सन की एज 50 साल हो जाएगी उस समय उसकी एज कितनी होगी, उसकी वेट कितनी होगी, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। तो अभी बात चल रही है वेट की। जब पर्सन 50 साल का हो जाएगा उसका वेट कितना होगा, जब वो 55 साल का हो जाएगा उसका वेट कितना होगा, वेट का मतलब है वाई, और जो उसकी एज है, ईयर्स है, 50 साल 55 साल, वो उसके लिए क्या है, एक्स है। इसका ना एक्स क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या है, वाई निकालना है। बट उसको निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ए और बी। ए और बी क्वेश्चन में मिसिंग है, दे नहीं रखे, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आपको यहां पे क्या समझ में आया, जब दो तरीके के वेरिएबल हो, कौन सा, एक डिपेंडेंट और दूसरा कौन सा, इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन में आपको फोरकास्टिंग करनी है, किसकी, किसकी फोरकास्टिंग करनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की फोरकास्टिंग करनी है, और आपको फ्यूचर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, और जो आपका ट्रेंड है या तो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, तो ऐसे केस में हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं। और इस टेक्निक के हिसाब से हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन, जो कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, जिसमें a इंटरसेप्ट है और b आपका स्लोप है, जो आपको दर्शाता है, बताता है कि किस एंगल के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर हमें ए और बी की वैल्यू जो क्वेश्चन में मिसिंग है उसको ढूंढना है, और ढूंढने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उसका नाम क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसका ना दो बातें आ गई, यदि मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन चाहिए तो रिग्रेशन टेक्निक की मदद से मुझे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकालना है। निकालना क्या, y की वैल्यू, और उसे निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, ए और बी, और ए और बी की वैल्यू को ढूंढने के लिए जो मेथड यूज करूंगा उसका नाम क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम वैल्यू कैसे ढूंढते हैं ए और बी की, वो सारी चीजें मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। यहां तक सारी चीजें आपने नोट कर ली, बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो नोट कर सकते हो। लिखा भी है मैंने, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी यूज लीस्ट स्क्वायर मेथड।
लीस्ट स्क्वायर मेथड का नाम हमने क्यों रखा? क्योंकि ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में जो एक्चुअल वैल्यू थी 5 साल से लेकर 45 साल की, उसमें कुछ वैल्यू इक्वेशन से नीचे है, कुछ वैल्यू इक्वेशन से ऊपर है। मैं चाहता हूं कि जो मैं फ्यूचर में वैल्यू बताऊं, फ्यूचर में जब 50 साल 55 साल 60 साल उम्र हो, उस समय वेट कितना होगा, वजन कितना होगा उस पर्सन का, उसमें वेरिएशन कम से कम है। तो वेरिएशन कम से कम लाने के लिए हमें मेथड कौन सा यूज करना पड़ता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट का मतलब कब? स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि कुछ वैल्यू इक्वेशन से कम है, नीचे है, मतलब माइनस में है, कुछ वैल्यू इक्वेशन से ऊपर है, ज्यादा है, प्लस में, तो कुछ वैल्यू नेगेटिव है, कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म करने का एक ही तरीका होता है, देखो पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आता है, लेकिन यदि नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर कर दें तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यदि मैं सभी चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा हर वैल्यू का, इसलिए नाम क्या रख दिया? स्क्वायर। लीस्ट क्यों लिखा? क्योंकि मुझे वेरिएशन कम चाहिए, तो मेथड का पूरा नाम हो गया लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब समझो कैसे करना है, इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब ए और बी की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल समझा रहा हूं। सपोज करते हैं x है 1 2 3 4 5। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल का पर्पस क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a मेरा क्या है? इंटरसेप्ट है, b मेरा क्या? स्लोप है। a और b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और इक्वेशन क्या है मेरी? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ध्यान से समझना। हाँ जी, x की वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 5 दे रखी है, ठीक है जी। तो x का जो टोटल है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना है? हाँ जी, सिग्मा x की वैल्यू कितनी है? 15। अब ध्यान से समझिए, यदि मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, इस इक्वेशन में जो मैंने आपके सामने लिखी है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? a प्लस बी इंटू 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1b। यदि मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, तो यहां पे मुझे वैल्यू लिखने की a प्लस 2b। इसी तरीके से a प्लस 3b, a प्लस 4b, a प्लस 5b। यदि मैं इन पांचों को प्लस करता हूं, तो पांचों को प्लस करने पर मेरे पास क्या आएगा? सिग्मा y। सिग्मा का मतलब क्या? सम। सम ऑफ y आपके पास आ जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a 5a, और 1 2 3 4 5 का सम है 15b। इधर आ गया। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सिग्मा जो y है, वो इस समय किसके इक्वल है? सिग्मा y बराबर है किसके? 5a प्लस 15b के। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब 5 ऑब्जर्वेशंस है, 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब n आपका कितना है? 5 है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 को लिख सकता हूं n, और a को a रहने देता हूं, प्लस 15। 15 किसके बराबर है? सिग्मा x के। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x। ये मेरी इक्वेशन बन गई। जब कोई दो वेरिएबल मिसिंग होते हैं तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर में x की जो वैल्यू है वो कभी कम भी हो सकती है, x की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो हमें यदि माइनस का इफेक्ट खत्म करना है तो तभी खत्म हो सकता है जब सभी चीजों को हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर दें। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर है कितना? 25। तो आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 55। अब ध्यान से समझना, यह आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 15a प्लस 55b। अब ध्यान से समझना, ये वैल्यू मैंने निकाली कैसे? एक्स वाई का मतलब एक्स को मल्टीप्लाई किया किससे? वाई से। मतलब एक्स को वाई से क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 1 को हमने a प्लस 1b से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? a प्लस 1b से, तो एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा a से, ये हो गया 1a, और एक बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहेगा,
1b। ऐसे ही मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया किससे, a प्लस 2b से, तो आपके पास आ जाएगा 2a, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4b। ऐसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 3a प्लस 9b। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 की वैल्यू जब पुट की तो 4a प्लस 16b, 5 की वैल्यू पुट की तो 5a प्लस 25b। ये सारी की सारी वैल्यू आ गई किसकी, एक्स वाई की। अब एक्स वाई का जो सम है वो कितना है, ध्यान से समझिए। एक्स वाई का सम कितना है, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू मेरे पास है 15a प्लस 55b। अब ध्यान से समझना, जो 15 है वो किसके इक्वल है, खाली जो 15 है वो किसके इक्वल है, 15 बराबर है किसके, सिग्मा एक्स के मल्टीप्लाई बाई ए, प्लस जो 55 है, ये जो खाली 55 है ये किसके इक्वल है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू बी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है भाई, हमारी इक्वेशन बनती है सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हमारी 2 इक्वेशन बन गई, और जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में a और b की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल के साथ में। लीनियर इक्वेशन आएगी 2 वेरिएबल के साथ में, जिसमें a और b 2 वेरिएबल होंगे। और जब 2 वेरिएबल आ जाएगी, 2 इक्वेशन आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ये सारा काम तो आपने पहले भी कर रखा है। अब यहां पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो मेरा जो मेन क्वेश्चन था इस एग्जाम्पल को समझाना, उसमें यह था कि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर रिग्रेशन में यदि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स। आप इसको ऐसे समझें, यदि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो वो है a प्लस बी एक्स, और उसमें a और b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 2 इक्वेशन बनानी पड़ी। इक्वेशन 1 जिसमें मैंने लिखा सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और इक्वेशन 2 जिसमें सिग्मा एक्स वाई बराबर है किसके, a सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये मेरी 2 इक्वेशन हो गई। इसे हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। और a और b की वैल्यू को निकालने के लिए जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं, इस मेथड को हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। आपको पता चलना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो तरीका यूज कर रहा है उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड, और y की वैल्यू को पता लगाने के लिए जो इक्वेशन यूज की गई है उसे कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। और रिग्रेशन इक्वेशन कब यूज होती है, जब 2 वेरिएबल होते हैं, उसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट। बात समझ में आ गया आपको। जब किसी क्वेश्चन में 2 तरीके के वेरिएबल हो, हाँ जी, जब किसी क्वेश्चन में 2 तरीके के वेरिएबल हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उस समय हम रिग्रेशन इक्वेशन का यूज करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जिसमें y आपका डिपेंडेबल वेरिएबल है और x आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसमें आपको a जो इंटरसेप्ट है और b जो स्लोप है। मतलब इक्वेशन जब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती हो, काटती है एक दूसरे को, तो 0 से लेके जिस पॉइंट पे y एक्सिस को काटा होगा उसके डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरसेप्ट, जिसको हम a से डिनोट करते हैं। जहां पर हम कहते हैं यदि x 0 भी है तो भी कोई ना कोई y की वैल्यू जरूर होगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट, आपके पास में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमने क्या देखा, कहीं ना कहीं हमारा जो स्लोप है वो बढ़ता हुआ आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। तो जब कहीं ट्रेंड यूज होता है तो वहां पर हम जो स्लोप यूज हो रहा है, जो एंगल यूज हो रहा है, उसको हम डिनोट करते हैं b से। और a और b की वैल्यू को निकालने के लिए जो मेथड का यूज किया गया उसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहां तो कोई दिक्कत भाई किसी को? आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, उन्होंने इन 2 इक्वेशन को
दो तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताया, एक का नाम रख दिया डायरेक्ट मेथड और एक का नाम रख दिया इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब वो कहते हैं यदि सिग्मा एक्स की वैल्यू आप जीरो कर देते हो तो उस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं, और यदि सिग्मा एक्स को आप जीरो नहीं कर पाते तो आप ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब मेथड एक ही है, पागलपंती कर रखे, बेवकूफ बना रखा है कि डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आप सिग्मा एक्स को जीरो बना देते हैं, यदि आप किसी तरीके से सिग्मा एक्स को जीरो बना दें तो ये जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में ए की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा वाई अपॉन एन। यदि आप डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जहां पे आपका जो सिग्मा एक्स है वो जीरो होगा, और जब सिग्मा एक्स जीरो होगा तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स है जीरो, तो जब मैं बी को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा, बी मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल टू जीरो, तो उस समय सिग्मा वाई बराबर होगा एन ए के। सिग्मा वाई बराबर हो जाएगा किसके, एन ए के, मतलब एन ए बराबर हो जाएगा सिग्मा वाई के। तो आप ए की वैल्यू कह सकते हो किसके बराबर होगी, सिग्मा वाई अपॉन एन। दूसरा पॉइंट, जब सिग्मा एक्स आपका जीरो होगा, सिग्मा एक्स आपका जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ए इंटू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स की वैल्यू यदि जीरो है तो ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। उसमें सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई बराबर हो जाएगा किसके, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर के। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स वाई को डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा एक्स स्क्वायर से। ये मतलब है, कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, बहुत सिंपल है, काम का में घुमा रखा है। आपका मैथ्स तो बचपन से स्ट्रांग है, और जिनका स्ट्रांग नहीं भी है उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो होने पर जो पहली इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल थी, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, यही था ना अभी, ध्यान से देखिए, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ये पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। जहां पर यदि मैं सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो कर दूं, सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो मेरी इक्वेशन बनेगी एन ए इक्वल टू सिग्मा वाई, और ए की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई अपॉन एन। चलिए दूसरी इक्वेशन मेरी क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब यदि सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, आप इसको जीरो कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिग्मा एक्स वाई को सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो हो तो आप उसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहते हैं, सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी, तो वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर फिर आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। यहां से दो आपकी इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे आप छोटे लेवल पे करते रहे मैथ्स में, सपोज करते हैं आपके पास आ गई 4a प्लस 6b इक्वल टू 10, ऐसे यहां पे वैल्यू आ जाए 5a प्लस 5b इक्वल टू 10। दो इक्वेशन बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे दो इक्वेशन बनेगी जहां पे सिग्मा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चलिए नोट कर लीजिए सारी चीजें। तो कहां से नोट करना चाहते हैं भाई, मैं चाहूंगा सबसे पहले यहां से नोट कीजिए।
कर लिया भाई सबने? देखिए चीज एक ही है, बस नाम हमने दो रख दिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि आप किसी क्वेश्चन में सिग्मा एक्स को 0 बना सकते हो तो आपका हमेशा आंसर कौन से मेथड से आएगा? डायरेक्ट मेथड, जहां पे ए और बी की वैल्यू निकालना आपके लिए आसान होगा। यदि किसी क्वेश्चन में सिग्मा एक्स को 0 नहीं बना पा रहे तो फिर उस केस में क्या होगा? आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने सैंपल पे दिखाई थी, 4a + 6b = 10 और 5a + 5b = 10। ऐसी मैंने अपनी मनगढ़ंत लिख दी थी। इस तरीके की दो इक्वेशन बनेगी जहां पे आप ए और बी की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि हर बार आप डायरेक्ट मेथड से ही अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, मतलब आपको इनडायरेक्ट मेथड की कभी जरूरत ना पड़े। यानी नोट कर लिया सबने? देखिए स्टडी मटेरियल, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, और जो बुक हमने आपको प्रोवाइड की है सुमित रसो की क्लासेस की, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज डाटा ऑफ अ सेल प्रोजेक्ट द सेल फॉर नेक्स्ट 3 years, आपको यहाँ पे अगले 3 साल की सेल्स का पता लगाना है। हमें 2001 से लेकर 2007 तक की सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये हमारे ईयर्स हो गए और ये हमारे पास हो गई सेल्स वैल्यू। हमें 2008, 2009 और 2010 इन 3 सालों की सेल्स का पता लगाना है। अब यहाँ पे जो 2001, 2002, 2003, 2004 जो हमारे को ईयर दे रखे हैं, जो एक्स है, ये हमारे पास में कौन सा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट। समय तो देखिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप उसे घटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन समय के हिसाब से सेल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसका मतलब जो सेल है वो किस पे डिपेंडेंट करती है? ईयर पे। यदि फ्यूचर में जो परिस्थिति है वो फेवरेबल है तो आपकी सेल बढ़ेगी। फ्यूचर में यदि मार्केट में कंपटीशन कम है, कॉम्पिटिटर आपके कम है, तो आपकी सेल क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, अननोन है, जिसमें आपकी सेल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन जो टाइम है वो तो हमेशा ही आपका बढ़ेगा, चेंज हो ही नहीं सकता। 2006 के बाद तो 7 आने ही आना है, 7 के बाद 8 आने ही है, 8 के बाद 9 आना है, 9 के बाद 10 आना है। तो x आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो आपके लिए कौन सा है? डिपेंडेंट। अब आपको 2008, 2009, 2010 इन 3 सालों की सेल वैल्यू का पता लगाना है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या करना है? और उसे करने के लिए हमने क्या देखा? एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो हमें कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको y कहते हैं, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, जो y = बराबर है a + bx। इसमें मुझे अभी a और b दो की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें मेथड का नाम यूज करना होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टाइम डेविएशन। जिसमें हमने लिखा x = x माइनस, अब ये 2001 से लेकर 2007 तक की हमें जानकारी दे रखी है। 2001 से लेकर 2007 तक की हमें 7 साल की जानकारी दे रखी है, 3 और 3 6 और 1 7 साल की जानकारी दे रखी है। इसमें से मैंने एक काम किया, 2004 को मैंने बेस ले लिया। भाई किसी ना किसी कैलकुलेशन को करने के लिए किसी ना किसी को तो बेस मानना पड़ेगा, तो हमने बेस कैसे मान लिया? 2004 को। 2004 से अब x का मतलब है 2001। यदि मैं 2001 में से 2004 की वैल्यू माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है -3। 2002 में से मैंने माइनस किया 2004 तो मेरे पास आ गया -2। 2003 में से मैंने माइनस किया 2004 तो मेरे पास आया -1। 2004 में से मैंने माइनस किया 2004, मेरे पास आ गया 0। 2005, 2006, 2007। अच्छा, क्या जरूरी है कि मैं 2004 को ही 2004 को ही बेस लेके चलूं? नहीं,
मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं, डायरेक्ट मेथड से, फिर उसी क्वेश्चन को हम किससे भी करके दिखा सकते हैं, इनडायरेक्ट से। लेकिन अभी प्रैक्टिस में पहले किसकी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराऊं सबको डायरेक्ट मेथड से कराऊं, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं उन्हीं क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन को आपको इनडायरेक्ट मेथड से भी करके दिखा दूंगा। हमें एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी मेथड का नाम नहीं लिखा होगा, आपकी खुद की चॉइस होगी कौन सा तरीका आपको आसान लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू ले ली, मिड वैल्यू इसलिए लिए ताकि मेरी यहाँ पे 3 पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, 3 नेगेटिव आ जाए। अब देखो यहाँ पे 3 पॉजिटिव आ गए और मेरे 3 नेगेटिव आ गए। इन सबको यदि मैं सम करता हूं तो मेरे पास आता है सिग्मा एक्स इक्वल टू, ये आ गया -6 + 6, -6 + 6 इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका ना सिग्मा एक्स मेरे पास आ गया 0। अब सिग्मा एक्स यदि मेरे पास 0 आ गया तो इसका मतलब मैं जब ए और बी की वैल्यू निकालूंगा तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, सिग्मा वाई अपॉन एन करके मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर करूंगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने का मतलब -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर किया। अच्छा 0 का स्क्वायर करें ना करें, सबको पता है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। हाँ जी, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई में ये एक्स है -3 × 80, यानी -240, -180, -92, 0, 94, 198, 276। अब कैलकुलेटर की मदद से, हाँ जी, कैलकुलेटर की मदद से आपको फटाफट से बताना है सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। जल्दी बताइए कितना आएगा सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू। हाँ जी, कैलकुलेटर की मदद से हम कह सकते हैं -240, -180, -92, मतलब माइनस की जो वैल्यू आ रही है इन तीनों का जो टोटल आ रहा है वो आपके पास आ रहा है माइनस का 512। अच्छा प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, 94 + 198 + 276, 568 आ रही है। 568 में से 512 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। भाई हमें तो क्वेश्चन में 2008, 2009, 2010 इन 3 साल का आंसर निकालना है। तो इन तीनों साल का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरी कैलकुलेशन नंबर 1 है। अच्छा सिग्मा वाई का टोटल कितना है, जरा सब प्लस करके बताओ। 80 + 90 + 92 + 83 + 94 + 99 + 92, 630, 630। अच्छा यहाँ जो मेरा n है वो कितने साल का क्वेश्चन है, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल का क्वेश्चन है, तो n हो गया मेरा 7। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इन दिस क्वेश्चन above टेबल सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा x की वैल्यू 0 है, देन a इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा, हाँ जी a की वैल्यू किसके इक्वल है, सिग्मा y अपॉन n के। तो सिग्मा y कितना है 630,
और n कितना आपका 7, तो आपका कितना आ जाएगा 630 डिवाइड बाई 7 आपने किया 90 आ जाएगा। इसी तरीके से b बराबर है किसके, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर के। तो सिग्मा एक्स वाई कितने 56 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितने 28, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं हमारी a की वैल्यू 90 आ गई। हाँ जी, a की वैल्यू आ गई 90 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने बना रखी है, इस इक्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर है किसके, हाँ जी y बराबर है किसके a प्लस बी एक्स। तो a का मतलब है 90, बी एक्स में b की वैल्यू 2x, मतलब 90 प्लस 2x इक्वल टू y है। अब x की वैल्यू जो भी होगी वो आप लिखते जाओ। तो x यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ जो x बराबर है वो है x माइनस 2004। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं x की वैल्यू पुट करने में। x की वैल्यू जो पुट करनी है आपको वो ध्यान से पुट करना है। x की वैल्यू 2008 नहीं लेना, x की वैल्यू होगी 2008 माइनस 2004 इक्वल टू 4। तो पहले आप इतना सब नोट कीजिए, उसके बाद मैं 2008, 9, 10 तीनों का आंसर कैसे निकालना वो बताता हूं। अब देखिए आंसर कैसे निकालना है हमने। तो फाइनल आंसर जो हमें निकालना है, उस फाइनल आंसर में हमें क्या निकालना है, यदि हमारा जो ईयर है वो 2008 8 है, 2009 2010 3 साल ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3 साल का फोरकास्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 2004, मतलब कि 2008 माइनस 2004 इक्वल टू 4, 2009 माइनस 2004 इक्वल टू 5, 2010 माइनस 2004 इक्वल टू 6। अब y का मतलब है हमारी सेल्स, जिसका हमें फोरकास्ट करना है, बराबर है 90 प्लस 2x, मतलब कि 90 प्लस 2 इंटू 4, तो 90 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 98, और 90 प्लस 2 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू 100, और 90 प्लस 2 इंटू 6 तो 90 प्लस 12 आपके पास आ जाएगा 102। नोट कर लीजिए फटाफट से।
नोट कर लिया भाई सबने? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 12 है और हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है जो बुक में हमने आपको दिया। हाँ जी, ईयर्स आपके पास हैं एक्स और ईयर्स आपके पास में 2002 से शुरू है, 2007 तक खत्म है, मतलब 6 साल की आपको जानकारी है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आने वाली है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें एन क्या था, 7 था, मतलब ऑड फिगर थी, तो आपने वहाँ पे 2004 को बेस ले लिया था, पर यहाँ पे जो एन है वो 6 है, और यदि मैं 6 की बात करूँ तो दिक्कत क्या आने वाली है कि 2004 को बेस लेता हूँ या 2005 को बेस लेता हूँ तो फिर मेरा सिग्मा एक्स 0 नहीं बनता। ध्यान से समझना 2 मिनट के लिए। यदि मैं x की वैल्यू निकालने के लिए x में से मैं 2004 को बेस लेके चलता हूं, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ऐसे में जो सिग्मा x है वो मेरे पास आ जाएगा 3। आप कहते हो सर 2005 को बेस ले लो, यदि मैं 2005 को बेस लेता हूं तो भी मेरे सामने दिक्कत आने वाली है, यह आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो भी मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। मतलब कि अब मेरा सिग्मा x 0 नहीं बन पा रहा। तो अब मैं क्या करूं, यदि मैं सिग्मा x को 0 बनाना चाहता हूं तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करता हूं, इनकी मिड वैल्यू ले लेता हूं, 2004 और 2005 की जो मिड वैल्यू होती है वो हो जाएगी 2004.5, मतलब 2004.5। अब यदि मैं 2004.5 माइनस करता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में आ जाएगी -2.5, -1.5, -0.5, +0.5, +1.5, +2.5, और लास्ट में सिग्मा आपका क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या ना, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बेस 2002 ले सकते हैं, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, कोई भी बेस ले सकते हैं, या इन दोनों के बीच का ले सकते हैं। तो मैंने इनका सेंटर ले लिया। सेंटर कैसे लिया, 2004 में 2005 प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आएगा 2004.5। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? अच्छा, इंस्टीट्यूट ने इसी क्वेश्चन को कैसे कर रखा है आपको बता दूं। इंस्टीट्यूट ने इसी क्वेश्चन को बोला कि जो 0.5 है जो बराबर है 6 मंथ के, एक साल में 12 महीने होते हैं, और 0.5 का मतलब क्या हो गया, 6 मंथ हो गए भाई। 1 ईयर बराबर होता है 12 मंथ्स। ठीक है जी, 1 ईयर का आधा क्या होगा, 0.5 हो गया ना, 0.5 ईयर। 0.5 ईयर को हम क्या कह सकते हैं बेटा, 6 मंथ कह सकते नहीं कह सकते। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यदि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखोगे तो वो कहते हैं जी 6 मंथ को 1 यूनिट मान लो, 6 मंथ को क्या मान लो, मतलब 0.5 को 1 यूनिट मान लो, 0.5 को 1 यूनिट मान लो। तो यदि मैं 0.5 को 1 मान लूंगा तो इंस्टीट्यूट ने इसी आंसर को कैसे दिखा रखा है, वो कहते हैं 0.5 का मतलब -1। अब ये 1.5 है तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब हो गया 0.5 + 0.5 + 0.5। कहते हैं 0.5 को 1 मान के चलो, तो 3 बार 0.5 आ गया तो हो गया 3। अच्छा, 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2 बार 0.5 और ऐड हो गया। एक को 1 कह दिया, दूसरे को भी 1 कह दिया, तीसरे को भी 1, तो ये कितना आ जाएगा, -5। ऐसे यहाँ पे +1, +3, +5। आप कैसे भी कर सकते हो, आप जैसे भी करोगे, बस आपको वहां पे नोट लिख के आना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने वहां पे नोट लिख रखा है कि हम 6 मंथ को 1 यूनिट मान के चलते हैं। तो 0.5 का मतलब 1 यूनिट, 1.5 का मतलब क्या हो गया, 3 यूनिट, 2.5 का मतलब कितना हो गया, 5 यूनिट। आंसर सब तरीके से सेम आएगा, आप जैसे मर्जी देखें। स्टडी मटेरियल में देखोगे तो उन्होंने ये वाला तरीका अपना रखा है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया। आप तीसरे तरीके से भी कर सकते थे, 2004 को बेस लेके चलते। यदि 2004 को बेस लेके चलते तो ये आपके पास आता -2, या आता -1, या आता 0, ये 1, 2, 3 आता। उस केस में सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी 0 आने की जगह क्या आती, 3 आती। मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके। यदि बेटा आपने 2004 को बेस लेके क्वेश्चन सॉल्व किया होता तो उस समय सिग्मा एक्स की वैल्यू 3 आएगी, और तब आपका मेथड का नाम क्या हो जाएगा कि आप अपना आंसर कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो, इनडायरेक्ट। और यदि x की वैल्यू 0 ले आते हो किसी तरीके से तो आप कहते हो अपना आंसर हम कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि आपके हाथ में है कि आप अपना आंसर डायरेक्ट से करना चाहते हैं या
इनडायरेक्ट। ये डिपेंड करता है कि आप सिग्मा एक्स को 0 बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो सिग्मा एक्स को 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, यदि मेरे पास 6 वैल्यू दे रखी है तो फिर उस केस में मुझे 2004 और 2005 की मिड वैल्यू निकालनी पड़ी, जो हो गई 2004.5। समझ में आ गई? तो आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, आंसर सभी तरीके से सेम आने वाला है। मैथ्स में यही तो चमत्कार होता है। इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा वो मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कैसे करके दिखा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। सर मार्क्स तो सबसे बराबर मिलेंगे ना पूरे, कोई सा भी तरीका? बिल्कुल जी, कोई भी तरीका। चलिए अब 2.5 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 6.25। देखना भैया चेक करके, 2.5 इंटू 2.5 6.25। अच्छा माइनस 1.5 का स्क्वायर करके देखो तो 2.25। अच्छा 0.5 का स्क्वायर करके देखें तो 0.25। अच्छा प्लस मतलब कोई भी कुछ कह सकता है, बट मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। हाँ जी, प्लस करके देखो कितना आता है। 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 और इसको 2 बार कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 17.5। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई का सम कितना आ जाएगा, सिग्मा वाई इक्वल टू 720। चेक भी कर लेते हैं। हाँ जी, अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना है ये एक्स है और ये आपका वाई है। तो -2.5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा -250। 1.5 को 110 से मल्टीप्लाई किया, बट ध्यान रखना माइनस का साइन लगाना है। 165, 57.50, 60 प्लस का 202.5 प्लस का, और 140 को मल्टीप्लाई किया आपने तो 350 आ गया। अब माइनस वालों को एक तरफ प्लस कर लो, प्लस वालों को एक तरफ प्लस कर लो, लास्ट में डिफरेंस लिख दो, कितना आएगा 140। अच्छा एन कितना आपके पास में 6 है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है। यदि सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है तो उस केस में आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इन द अबव टेबल सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, देन ए की वैल्यू बराबर होगी किसके भाई, ए बराबर होगा सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, मतलब कि 720 को 6 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, मतलब कि 140 डिवाइड बाई 17.50। अब 140 को हमने 17.50 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर हो गया कितना 120 प्लस 8x, और x का मतलब ये वाला x नहीं है, x का मतलब है इस x में से जो आपने 2004.5 माइनस किए वो लेना है आपको। अब आपको आंसर किसका देना है, ट्रेंड द सेल्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 साल। 5 साल करना 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 का आंसर निकालना है। तो पहले आप इतना नोट कीजिए और मुझे 5 साल का सेल का आंसर निकाल के दीजिए, फिर मैं चेक करता हूं आपके अपने आंसर को।
लिख लिया भाई सबने? अच्छा, ये जो 2004.5 मैंने वैल्यू लिखी है 2004.5, इसको कहते क्या है वो भी अभी आपको बताता हूँ। आप उसे कह सकते हैं मीन एक्स। क्या कह सकते हैं? मीन एक्स। मतलब इन सबको प्लस करो और उसे 6 से डिवाइड कर दो। 2006 से लेकर 2007 तक सबको प्लस कर लो। ये जो मैंने वैल्यू लिखी ना, एक तरीके से ये हो गया x माइनस एक्स बार। तो x बार का मतलब क्या हुआ? ये जितनी वैल्यू दे रखी थी x की सबको प्लस करो। 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 डिवाइडेड बाई n। n कितना है? 6 है। इन सबको प्लस करके देखो कितना आता है। 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 6 से, तो हमारे पास आ गया 2004.5। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स में। ये तो मैंने लगातार वैल्यू दे रखी थी, वहां से निकाल दिया। बट एग्जाम में आपको कैसे निकालना है? एक्स बार। यदि आप x में से x बार माइनस करोगे तो हमेशा सिग्मा x की वैल्यू क्या आएगी? 0। और हमेशा a और b की वैल्यू निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान। मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चन कैसा भी हो मैं सबको एक ही तरीके से करके दिखाऊंगा। वो यही तरीका है कि मैंने यहाँ पे जब डेविएशन निकालना है तो x में से जो वैल्यू क्वेश्चन में x की दे रखी है वो माइनस नहीं कर रहा, बल्कि मैं मीन वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, जिससे सिग्मा x हमेशा मुझे क्या दिखाई दे? 0 दिखाई दे। आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू माइनस कर सकते हैं। आंसर लास्ट में सबसे क्या आता है? सेम। हाँ, बस ये ध्यान रखना, a की वैल्यू आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, b की वैल्यू आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, लेकिन जो फाइनल आंसर होता है वो सबका क्या आता है? सेम आता है। चलिए, अब मुझे अगले 5 साल की सेल वैल्यू का आंसर दिखाना है। तो फाइनल आंसर जो होगा सॉल्यूशन के अंदर, वो आपका नेक्स्ट 5 ईयर सेल्स बतानी है आपको। नेक्स्ट 5 ईयर सेल्स वैल्यू बतानी है आपको। अब क्वेश्चन में जो सेल्स वैल्यू है वो किस में दे रखी है? रुपीज इन लैक्स दे रखी है। तो इसमें हमारे पास में इक्वेशन क्या बन रही थी भाई? हाँ जी, y इक्वल टू, y का मतलब सेल्स, a मतलब कितना था आपका? 120 प्लस 8x। अब यहाँ पे x के लिए ना आप हमेशा क्या लिखो? x माइनस एक्स बार। कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में। तो हमें कौन से ईयर का आंसर देना है? हमें देना है 2008 ऑनवर्ड से। 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे सेल्स वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? पहले तो मैंने हर जगह 120 लिख ही दिया। अच्छा, x है 2000, ये मेरे लिए x है ना। 2008 में से मैं माइनस क्या करूंगा? देखिए, स्टडी मटेरियल आपके पास में है ही। उन्होंने जो तरीका कर रखा था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने 6 मंथ को 1 यूनिट मान लिया था। आंसर सबका सेम ही आना है, आप किसी भी तरीके से करके देखेंगे। हाँ जी, बताइए कितना आएगा? 8 इंटू 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। हाँ जी, कितना लिखे? 120। अभी तो मैं आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ।
आप चाहो तो कुछ स्टेप्स डायरेक्टली कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी मुझसे भी फास्ट है, चैंपियन आज की डेट में आ जाए। हाँ जी, कितना लिखें? 28 ऐड कर दिया हमने। हाँ जी, आपके पास आ जाएगा 148, 156, 164, 172, 180। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ जी, सबने नोट कर लिया। तो आज की क्लास में जो मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग चैप्टर में प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ, उसके अंदर हमने क्या नोटिस किया अभी तक का? अभी तक बेटे हमने नोटिस किया कि यदि हमारे पास में दो तरीके के वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, तो उस केस में यदि मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हम वहाँ पर यदि ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में हम लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बन जाता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और a और b में a इंटरसेप्ट है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है जब वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस जीरो से लेके उस पॉइंट के डिस्टेंस को हम कहते हैं a। इसका मतलब है कि यदि x की वैल्यू जीरो भी होगी तो भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। और b का मतलब क्या है? एंगल, स्लोप। जिस स्लोप के अकॉर्डिंग, जिस एंगल के अकॉर्डिंग ट्रेंड में चेंजेस आ रही है, ट्रेंड हमेशा क्या जा रहा है? अपवर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड इट्स एनुअल सेल। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8, स्टडी मटेरियल का नहीं है ये, मैंने जो आपको बुक प्रोवाइड की है उसका क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका 2010 में। द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 साल की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब आपको ईयर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ईयर आपका एक्स नहीं है। यहां पे जो एक्स वेरिएबल है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आपको ढूंढना है। तो एक्स आपका कौन सा है? इंडिपेंडेंट। और वाई कौन सा है? डिपेंडेंट। चलिए
तो यहाँ पे अब हमें ईयर से कोई लेना देना नहीं है, हाँ ईयर को बेस लेके चलना है कि हमें कितने साल का आंसर निकालना है। द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर लास्ट 6 ईयर दे रखा आपको। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं फाइंड एनुअल सेल्स of 2010 if expenditure on advertising equal to rupees 5 करोड़। यदि हम 2010 में एडवर्टीजमेंट पर 5 करोड़ का खर्चा करते हैं तो 5 करोड़ का खर्चा करने पर आपकी सेल कितनी होगी। तो एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कम होता है तो आपकी सेल कम होती है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा ज़्यादा करते हैं तो सेल क्या होती है ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करोगे आपके प्रोडक्ट की जानकारी उतनी ज़्यादा कस्टमर को मिलेगी, जितनी जानकारी ज़्यादा मिलेगी आपकी सेल भी ऑब्वियस है कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना आपका इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये खर्चा कर रहे हैं, इसके बाद सेल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका ना सेल किस पे डिपेंड है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट पे। एडवर्टाइजिंग हमारा बेस है, जो बेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी वजह से सेल पे प्रभाव पड़ेगा, तो सेल बदलेगी, वो डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एनुअल सेल्स निकालनी है 2010 की, मतलब 2010 की सेल वैल्यू निकालनी है, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, जिसमें वाई इक्वल टू फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा ए प्लस बी एक्स, और इसमें एक्स आपके पास क्या है, एडवर्टाइजिंग है। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप 2010 का आंसर निकाल पाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल में हमने लिखा 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, यह हमें क्वेश्चन में ईयर गिवन है। फिर हमने यहाँ पे लिखा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो हमने किया, जो हमारे लिए एक्स है, कितना कितना 1, 2, 4, 3, 10 और कितना है 4, ठीक है जी। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अब मुझे डेविएशन निकालना है, डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहे हैं। अब एक्स बार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जितनी वैल्यू दे रखी है एन, तो मेरे पास आ गया 6 आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना है, इन सब का सम करके देखो 24 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्स बार की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों किया, मैं एक्स बार क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा हमेशा जो सिग्मा एक्स है, डेविएशन एक्स का जो टोटल है वो हमेशा कितना है, 0 है, ताकि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालने में मेहनत कम करनी पड़े। तो -3, -2, 0, -1, 6, 0। अब -3, -2, -1 हो गया -6, -6 और +6, इसका ना सिग्मा एक्स आपका आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर निकालो, मतलब -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 50 आ जाएगी। अब यदि मुझे y का टोटल निकालना है तो उसके लिए तो कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूं मैं अपनी। 18 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 29 इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा कितना, इन सबको जोड़िए कितना आएगा, $168। हाँ जी, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं तो -3, -2, 0, -1, 6, 0 मल्टीप्लाई। एक एक चीज आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि कोई कैलकुलेशन में आपको दिक्कत ना हो।
-54 -46 गलती होगी तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस करने में हो सकती है आपकी। हाँ जी, अब टेबल में हम क्या देख रहे हैं, सिग्मा एक्स हमारे पास क्या रहे, 0 रहे इन द अबव टेबल। ऐसे में ए की वैल्यू बराबर होगी सिग्मा वाई अपॉन एन, मतलब 168 डिवाइड बाई 6 28, और बी की वैल्यू होगी सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू 2। तो ऐसे में आपकी इक्वेशन क्या बनती है, y बराबर होगा किसके, a प्लस बी एक्स 28 प्लस 2x। अब मुझे आंसर जो निकालना है वो कौन से ईयर का निकालना है, 2010 का आंसर निकालना है। तो मैं यहीं पे आपको 2010 का आंसर निकाल देता हूँ। एनुअल सेल्स मुझे निकालनी है कौन से ईयर की, 2010 की, ठीक है जी। तो 2010 का यदि मुझे आंसर निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 28 प्लस 2x, 2 तो 2 ही रहेगा, x का मतलब क्या हो गया, हाँ जी x का मतलब क्या है यहाँ पर, हाँ जी 2010 की यदि बात की जाए तो 2010 में मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 5 करोड़ है। एक्सपेंडिचर कितना है, 5 करोड़। ध्यान रखना x मेरा ईयर नहीं है इस बार, x मेरा एक्सपेंडिचर है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5x 5 हो गया, माइनस मीन x कितना था, 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा 28 प्लस 2 इंटू 1, 28 प्लस 2 इक्वल टू 30 करोड़। हाँ जी, सबको समझ में आया भाई, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट से नोट कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप हर क्वेश्चन में सिग्मा एक्स को 0 बनाएं। यदि आप डेविएशन निकालते टाइम एक्स में से एक्स बार माइनस करते हैं तो आपका आंसर में हमेशा सिग्मा एक्स 0 आएगा, जिससे आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालने में कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये समझो कि आप हर क्वेश्चन को एक ही मेथड से कर पाएंगे। आपकी नज़र में हमेशा मेथड कौन सा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड देखने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। बट मैं आपको मायूस नहीं करवाऊंगा, आपको इनडायरेक्ट मेथड के भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जरूर। तो फटाफट से आप नोट कीजिए। हाँ जी, लिख लिया भाई सबने। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। जो टेबल बनाएंगे उसमें आपको कितने कॉलम बनाने हैं, कितने रो बनाने हैं, ये आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पर। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है आपको एक रो एक्स्ट्रा बनानी है।
जैसे क्वेश्चन में लिखा है ईयर 2004, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो बनाएंगे। लास्ट में सबका टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कि एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ती है। देखिए जो बुक हमने आपको प्रोवाइड की है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और ये स्टडी मटेरियल का 13 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कहा गया है एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट इन 5 टाउन हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डाटा। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन जो हमारे लिए एक्स है, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख, ये हमारी पॉपुलेशन है अलग अलग टाउन की। और वहां पे नंबर ऑफ जो टीवी सेट की डिमांड है 9, 13, 11, 15 और कितनी है 19। फिट अ लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, मतलब आपको यहां पे पता तो चल गया होगा क्वेश्चन पढ़ के कि y ऑन x का मतलब क्या है। x मेरे लिए क्या है, x मेरे लिए है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y मेरे लिए कौन सा है, डिपेंडेंट। तो जब भी हमें लीनियर रिग्रेशन बनाना है तो यहां पे लिखा y ऑन x, मतलब y डिपेंड है किसके ऊपर, x पे। तो ऐसे में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अच्छा यदि क्वेश्चन में लिखा होता x ऑन y, यदि क्वेश्चन में लिखा होता x ऑन y तो फिर उसमें उल्टा हो जाता, फिर x आपका डिपेंडेंट बन जाता, y आपके लिए क्या बन जाता, इंडिपेंडेंट। तब उस केस में फिर x की वैल्यू होती a प्लस बी वाई। बट अभी क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये बतानी है वैल्यू, जैसे हर क्वेश्चन में हम बताते हैं आपको। एस्टिमेट द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट फॉर 2 टाउन्स विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs एंड 20 lakh। अब यहाँ पे 10 lakhs आ जाए और यहाँ 20 lakhs आ जाए तो उनकी टीवी सेट की क्या डिमांड होगी वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू दे रखी है 5, 7, 8, 11, 14। इसमें हमारा जो n है वो कितना है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 वैल्यू दे रखी है। अब ऐसे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन x निकाल लेते हैं, इनका टोटल निकाल लो कितना है। ये जो x है इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, हाँ जी x बार निकालने के लिए इन सबका टोटल कितना है, जरा जोड़ के बताइए कितना है। 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 हमारे पास है 45। इन पांचों का जो टोटल है वो हमारे पास है 45। तो 45 को हमने डिवाइड किया 5 से, हमारे पास आ गया 9। अब हमें डेविएशन की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस एक्स बार कर लें, मतलब कि 5, 7, 8, 11, 14 में से माइनस करना है आपको x बार, मतलब कि 9। इसको करने का फायदा क्या है कि आपको a और b की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 4 प्लस 2 प्लस 1 हो गया -7 और ये हो गया +7, तो सिग्मा x आपके पास आ गया 0। हाँ जी, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1, 4, 25। तो देखिए सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, $50 आ गया। अब सिग्मा एक्स 5 निकाल लेते हैं, तो -4 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितना आ जाएगा, -36, -26, -11 प्लस 30 प्लस 95। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, जब करके देखनी पड़ेगी तो कितनी आएगी जरा जल्दी बताओ। यानी 36, 26 और 11, माइनस की वैल्यू हो गई 73, माइनस की वैल्यू 73 है और प्लस की वैल्यू है 125। माइनस करके देखा तो 52 आ जाएगा आपके पास।
अब यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, यदि सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो आप ए और बी की वैल्यू फटाफट से निकाल सकते हैं। अब इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उनमें आपने क्या नोट किया कि हम सिग्मा एक्स को 0 बना रहे हैं, मतलब कि हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। और डायरेक्ट मेथड में हमेशा हम सिग्मा एक्स को 0 तभी बना सकते हैं जब डेविएशन निकालते टाइम एक्स में से हम एक्स बार मतलब मीन एक्स की वैल्यू माइनस करें तो। हाँ जी, इतना करने के बाद में अब सबसे पहले हमें वही काम जो हर क्वेश्चन में किया है करना है फिर से। तो इन द अबव टेबल सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन कितना है एन, और बी की वैल्यू है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। हाँ जी बताइए कितना कितना आएगा सॉल्व करके जल्दी से। हाँ जी कितना लिखेंगे ए की वैल्यू सिग्मा वाई कितना भी अपने पास में 67 अपॉन एन कितना भी 5, तो 67 को 5 से डिवाइड कर दिया आपने कितना आ जाएगा 13.4। अच्छा बी की वैल्यू यदि निकालनी है तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 52, यानी 52 को डिवाइड करना है किससे 50 से, तो 52 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.04। अब यहाँ पे आपसे पहला पॉइंट पूछे थे रिग्रेशन, क्या पूछ रहे थे भाई लीनियर रिग्रेशन बताइए। y ऑन x मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मतलब 13.4 प्लस 1.04 b। b की वैल्यू तो है x लिखना है यहाँ पे 1.04 x, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं भाई, आपसे पूछ रहे हैं 2 टाउन्स की पॉपुलेशन यदि 10 लाख हो 20 लाख हो तो वहां पे कलर टीवी की जो डिमांड होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे 2 टाउन्स हो गए, टाउन 1 टाउन 2, ठीक है जी। पॉपुलेशन कितनी है वहां पे, कितनी कितनी पॉपुलेशन दे रखी है 10 लाख और 20 लाख। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कलर टीवी की डिमांड कितनी है 1000 में। तो 13.4 तो आपका बेस है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 1.04 1.04, और यहाँ पे अब थोड़ा सावधानी से काम करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी 10 में से माइनस किया x बार कितना भी x बार था आपका 9, देखिए कितना आता है
तो आ जाएगा 14.44। इधर देखते हैं कितना आता है, 24.84। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप फटाफट से आप होमवर्क भी लिखिए और सभी को डायरेक्ट मेथड से कीजिए। और डायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपको डेविएशन निकालने के लिए x में से x बार माइनस करना पड़ेगा। होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 8 ये करा दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा करके दिखाएंगे, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उनके आंसर डिस्कस करूंगा, साथ में एक दो क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से भी करके दिखा दूंगा, जहां पे हम सिग्मा x नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।